आपके साथ नवजोत रंधावा। शाम के 5 बज चुके हैं और शाम का ये वक्त होता है सुकून के साथ चाय की चुस्कियां लेने का और चाय की चुस्कियों के साथ चर्चा का भी। जी हाँ, गुड इवनिंग। मैं हूँ आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। चाय में अगर अच्छी अच्छी खबरों की शक्कर घुल जाए तो फिर चर्चा का मजा कुछ और ही हो जाता है। ऐसी खबरें जो मूड को रिफ्रेश कर दें। हर बात को आगे बढ़ाने से पहले हमसे भी तो मिल लीजिए। मैं हूँ अदिति। अच्छी खबरें आपको नहीं ढूंढनी है, हम बैठे हैं ना यहाँ पे आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें खोज कर लाने के लिए देश के अलग अलग शहरों से, जो हम आप तक पहुँचाएंगे गुड न्यूज़, अच्छी खबरें। और चलिए अब मुझसे भी मिल लीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शगुफ्ता। देखिए, गुड न्यूज़ टुडे का लेंस जो है ना वो हमेशा खुला रहता है, कान हमेशा खड़े रहते हैं। जैसे ही कुछ अच्छा और सच्चा दिखाई दिया ना, हमने उसको कैमरे में कैद कर लिया। बिल्कुल। हेलो, मैं हूँ शिवांगी। अब नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। बिल्कुल शिवांगी। तो खबरों की बात यहाँ हो रही है, गुड न्यूज़ की बात हो रही है, तो आपको बता दें कि हमारे मेन्यू में आज ढेर सारी ऐसी खबरें हैं जो चाय के जायके को बढ़ा देगी। तो शुरू करें। समोसा, पहले हेडलाइंस पढ़ लें। जलेबी, पहले हेडलाइंस कर लेते हैं। आइए देखते हैं सुर्खियां। अफगानिस्तान के हालात पर भारत रूस के बीच कल होगी बड़ी बैठक। एनएसए अजीत डोभाल और रूसी रक्षा विभाग के अफसर करेंगे स्थिति की समीक्षा। दोनों देशों की संयुक्त रणनीति पर होगा मंथन। तालिबान के खिलाफ पूरी दुनिया में महिलाओं ने बुलंद की आवाज। अफगानिस्तान में जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी, सड़कों पर शुरू हुई मोर्चाबंदी। उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ राष्ट्रीय पोषण माह। सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया शुभारंभ। आंगनबाड़ी केंद्रों के उद्घाटन के दौरान की लोगों से जुड़ने की अपील। शिक्षक पर्व 2021 के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए कई गुरु मंत्र। जन भागीदारी से चुनौतियों के समाधान की दिशा भी बताई। कई प्रोग्राम्स को भी किया लॉन्च। और आज से टीवी एंकर के किरदार में देखेंगे सोनू सूद। हर रोज रात 9 बजे गुड न्यूज टुडे पर करेंगे देश की बात। फैंस और देश के लोगों से सोनू सूद करेंगे सीधा संवाद। लीजिए, हेडलाइंस तो हो गई, अब शुरू करते हैं चाय पे चर्चा। खबरों की शुरुआत यहीं से होती है। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत होने वाली है। उससे पहले कोरोना के खिलाफ जंग में शुभ संकेत मिल रहे हैं, जो उम्मीद जगाते हैं कि इस बार त्योहार फीके नहीं रहेंगे। बताओ तो मिशा, उन शुभ संकेतों के बारे में। जी, सबसे बड़ा शुभ संकेत और आज की बड़ी खबर तो यही है कि देश में 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है। यानी हिंदुस्तान की आधी आबादी को वैक्सीन का कम से कम 1 डोज लग चुका है। अगर रफ्तार इसी तरह से रही तो देश वैक्सीनेट हो जाएगा। हैप्पी न्यू ईयर को वेलकम वैक्सीनेशन के साथ ही कर पाएगा। इस खबर के साथ बाकी शुभ संकेतों के बारे में भी विस्तार से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। हिंदुस्तान में त्योहारों का सिलसिला शुरू होने वाला है। गणेश चतुर्थी करीब है। बप्पा के उत्सव की तैयारियां जोर पकड़ चुकी हैं। नवरात्र भी ज्यादा दूर नहीं। माता रानी के स्वागत को लेकर भक्तों ने अभी से प्लानिंग शुरू कर दी है। फिर करवा चौथ की रंगत देश में दिखाई देगी। उसके बाद दशहरा दीपावली का रंग जमेगा। मतलब ये कि अगले 1-2 महीने त्योहार ही त्योहार है। जब त्योहार होते हैं तो बाजार भी गुलजार होते हैं। बाजारों में खरीदारी का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन कोरोना काल में मन हमेशा आशंका से घिरा रहता है। कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। लेकिन हम आपकी टेंशन को कम करने वाली खबर बताते हैं। और खबर ये है कि त्योहारी सीजन में कोरोना के खिलाफ जंग को लेकर शुभ संकेत मिल रहे हैं। मन में ये उम्मीद जाग रही है कि वायरस रंग में भंग नहीं डाल पाएगा।
कोरोना के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक साथ 4 गुड न्यूज मिली है। बारी बारी से आपको सबके बारे में बताते हैं। पहली बड़ी खबर, टीकाकरण का आंकड़ा 70 करोड़ को पार कर गया है। दूसरी बड़ी खबर, बीते 24 घंटे में 1 करोड़ 13 लाख लोगों को टीके लगे हैं। 11 दिन में तीसरी बार एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टीके लगे। तीसरी बड़ी खबर, 24 घंटे में नए केस 31,222 आए हैं। एक सप्ताह से 40,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे। 42,942 लोगों ने कोरोना को मात दी है। एक्टिव केस में 11,000 की कमी आई है। चौथी बड़ी खबर, मौत के आंकड़े में कमी। 167 दिन बाद मौत का आंकड़ा घटकर 219 हुआ। अगर हालात में ऐसे ही सुधार होता रहा और टीकाकरण इसी रफ्तार से चलता रहा तो एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि तीसरी लहर पहले जैसी घातक नहीं होगी। राहत की बात यह है कि देश के कई हिस्सों में वैक्सीनेशन के नित नए कीर्तिमान बन रहे हैं। हिमाचल, सिक्किम, दादर एवं नागर हवेली जैसे राज्यों में तो पूरी वयस्क आबादी को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। यूपी, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में भी तेजी से टीकाकरण जारी है। तो है ना त्योहारों से पहले ये शुभ संकेत। लेकिन माहौल ऐसे ही खुशनुमा बना रहे, इसके लिए हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी और कोरोना से जुड़ी सावधानियों का पालन करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाय इज वेरी गुड और मुझे लग रहा है मीशा जो गुड न्यूज दे दी ना आपने सबसे पहले, इस पे जलेबी बनती है। और मैं समोसा लेना। बिल्कुल। और आज जलेबी की खबर कौन लेने वाला है? जलेबी की खबर तो मैं ही लूंगी नवजोत, लेकिन उसके पहले और भी अच्छी अच्छी खबरें हैं तो वो भी हम बताएंगे शगुफ्ता। जलेबी समोसे के बारे में डिटेल में बताऊंगी, अभी नहीं बताऊंगी। उससे पहले चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। सावधान रहना होगा, सारे एहतियातों का पालन करना होगा। कोरोना को हराना है तो लापरवाही कतई नहीं चलेगी। अपने इंतजाम भी पुख्ता रखने होंगे। इसी से जुड़ी एक बड़ी वाली गुड न्यूज़ है। क्यों शिवांगी? देखिए, जलेबी की बात कर रहे थे और ये मिठास वाली बात है, मीठी खबर है कि कोरोना को हराने के लिए अब अपने देश में एक और दवाई को मंजूरी मिल गई है। ये दवा कौन सी है, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। खुशियों वाला त्योहारी सीजन सिर पर है और बाजारों में लौट रही रौनक को भी इसका बेसब्री से इंतजार है। वैक्सीनेशन की सुपरफास्ट स्पीड और कोरोना के घटते केस के बीच एक्सपर्ट्स भी हौसला बढ़ाने वाली बातें कह रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच तीसरी लहर की आशंकाएं भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई हैं। यही वजह है कि सरकार लगातार बचाव के उपाय भी खोज रही है। देश भर में वैक्सीनेशन की रफ्तार तो बढ़ा दी गई है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। DCGI ने कोरोना की एक और दवा टोसिलीजुमैब के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। इसके जेनेरिक वेरिएंट के इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। इसका इस्तेमाल अस्पताल में भर्ती वयस्कों के इलाज में होगा। इसकी खुराक गंभीर हालत वाले मरीजों को दी जाएगी। दवा को हेट्रो बायोलॉजिक्स ग्रुप्स की कंपनी हेट्रो बायोफार्मा बनाएगी और इसी ग्रुप की दूसरी कंपनी इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। कोरोना की रोकथाम के लिए भारत में अब तक 7 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी जा चुकी है। दवा हो या वैक्सीन, मंजूरी का मकसद एक ही है, कोरोना का समूल सर्वनाश। दुनिया के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फॉर द जलेबी, अब त्योहारों का सीजन और इतनी मीठी मीठी अच्छी अच्छी खबरें मिल रही हैं तो जलेबी बनती है। बिल्कुल। देखिए नवजोत, आपने कहा था कि जलेबी की खबर लेनी है तो मैं खबर ले रही हूँ। आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में जलेबी को जिलेबी कहते हैं और बंगाल में इसको जिलपी कहते हैं। किसी को पता था ये बात? नहीं पता। और भी बताते हैं। देखिए, समोसे के साथ जलेबी की भी खबर इन्होंने रखी है। वैसे भारत और पाकिस्तान ही नहीं, बहुत सारे अरब मुल्क हैं जहां पर जलेबी की बड़ी डिमांड होती है। भारत में तो डिमांड आप देख ही सकते हैं, प्लेट में है। आगे अगर हम बात करें जलेबी की कैसे शुरुआत हुई थी या कहां से जलेबी आया है, तो भारत ने ही दुनिया को जलेबी दी है। अच्छा। और आपके प्लेट में है। मैं तो खा रही हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है जलेबी। जलेबी तो हम खा रहे हैं, पर मुझे लगता है चाय में मीठा ज्यादा नहीं हो गया आज? इसको शगुफ्ता हुई तभी आपने मुझे जलेबी भी दे दी साथ में। सॉरी। अच्छा, आप लोगों को मैंने 2 नाम बताए हैं कि महाराष्ट्र और बंगाल में इसे क्या कहते हैं। 2 और नाम है जो बताती हूँ। इसको कुंडलिका भी कहते हैं और रस से भरी होने के चलते इसे जलवल्लिका भी कहते हैं। क्या बात है। और फारसी और उर्दू में कुछ और भी कहते हैं क्या इसे? बिल्कुल, जलाबिया कहा जाता था, जिससे घूम घूम कर ये हो गई जलेबी। क्या बात है शिवांगी, इतनी डिटेल और इतनी अच्छी जानकारी आपने हमें जलेबी की दी है। यकीन मानिए कि भैया आज जलेबी खाने का
मजा ही थोड़ा और है। इतनी सीधी सी बात बताई है कि मतलब मिठी है। मिठी है चाशनी में डूबी हुई है। खैर चलिए, अब इस बीच कोरोना से जंग में जो संकेत मिल रहे हैं वो शुभ है, और इसीलिए आज जो शिवांगी ने हमें जलेबी की इन्फॉर्मेशन दी, इसके बाद मीठी जलेबी का स्वाद और मीठा हो गया। अब शगुफ्ता मेरे से पूछ रही थी कि कैसी है, मैंने कहा मीठी है। इससे बढ़कर खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। ये डिटेल हमें बहुत अच्छी दी है शिवांगी ने, थैंक यू शिवांगी। मोस्ट वेलकम। एक जलेबी और खा लीजिए नवजोत। मैं बिल्कुल खाऊंगी, मैं पूरी प्लेट खा सकती हूँ। वैसे मन में उमंग जगाने वाली एक और खबर शगुफ्ता मेरे पास है, और वो ये खबर उज्जैन से आई है, और इसकी भी सारी डिटेल्स हमें शिवांगी देने वाली है। देखिए, तो आज जलेबी की डिटेल मुझसे ले ली गई है, और अब ये खबर भी हम आपको बताते हैं कि उज्जैन में पूरे राजसी ठाठ के साथ महाकाल की शाही सवारी निकली है। महाकाल को उज्जैन का राजा माना जाता है, इसलिए शाही सवारी निकली तो परंपरा का पालन करते हुए उन्हें गॉड ऑफ ऑनर भी दिया गया। देखते हैं रिपोर्ट। पुलिस बैंड, घुड़सवारों का दस्ता, जवानों का सुरक्षा चक्र, और शानदार आतिशबाजी। ये शाही सवारी है उज्जैन के महाराजाधिराज महाकाल की। महाकाल ऐसे राजा हैं जो सिर्फ मंदिर में नहीं विराजते, प्रजा का हाल जानने के लिए सड़कों पर भी निकलते हैं। श्रावण भाद्रपद माह में निकलने वाली सवारियों के क्रम में 7वीं सवारी की बारी आई तो डमरू लेकर पुजारियों का दल महाकाल मंदिर पहुंच गया। प्रिय वाद्य में समाये सातों सुरों ने मंगल घोष किया तो बाबा की सवारी पूरी शानो शौकत के साथ शहर के मुख्य मार्गों की तरफ निकल पड़ी। परंपरागत मार्ग से राजसी रंग में निकली बाबा की शाही सवारी में पुजारियों की कतार, प्रशासन का अमला, पुलिस का बंदोबस्त और भक्तों का सैलाब सब कुछ था। महाकाल ने पालकी में अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर, मनमहेश, शिव तांडव, उमा महेश, घटाटोप, सप्तधान्य, मुखारविंद और होलकर मुखारविंद के रूप में दर्शन दिए। बाबा के ये रूप देखकर भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। ढोल नगाड़ों के साथ चल रहे भक्तों ने गुलाल उड़ाकर अपनी खुशी का इजहार किया। सवारी में शामिल होने उज्जैन पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिप्रा के रामघाट पर बाबा का अभिषेक किया। इसके बाद सवारी शक्तिपीठ हरसिद्धि पहुंची, जहां पर शिव और शक्ति का मिलन हुआ। हरसिद्धि मंदिर पर पूजन अर्चन के बाद सवारी महाकाल मंदिर लौट गई। उज्जैन महाकाल का है और महाकाल सबके हैं, हर भक्त के दिल में बसते हैं, हर भक्त का कल्याण करते हैं। इसीलिए भक्त भी महाकाल के दर्शन कर खुद को धन्य समझते हैं। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। चाय खत्म नहीं हुई है, मेरे पास और बहुत सारी चाय पी रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम अपने दर्शकों को बता दें कि भाई ये चाय का आज पूरा देसी अंदाज हमने यहाँ रखा, और वो इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि न सिर्फ समोसा जलेबी बल्कि आपके शहर की भी डिश हमारे इस टेबल पर होनी चाहिए, क्योंकि हम करना चाहते हैं उसी डिश पर
चाय के साथ चर्चा। तो प्लीज बताइए आपके शहर की डिश और भेज सकते हैं आप हमें। मेरी शगुफ्ता, चाय खत्म हो गई है। तुम्हारे लिए और चाय आ रही है। हाँ, मैं गुस्से हूँ। मैं खबर पहले बता दूं। चलिए, महाकाल की शाही सवारी तो आपने देख ली, अब आपको झुमा देने वाली लोक उत्सव की तस्वीरें दिखाएंगे। उत्सव का नाम है तीजा पोला। छत्तीसगढ़ में इसे बड़े ही धूमधाम और पारंपरिक तरीके के साथ मनाया गया। इस उत्सव में किसान अपने मवेशियों की पूजा करते हैं, लेकिन इस बार ये उत्सव एक और वजह से सुर्खियों में आ गया। मेरी सहयोगी अदिति बताएंगी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने महिलाओं को अपने घर पर पर्व मनाने का न्योता दिया, तो महिलाएं भी सीएम के घर को मायका समझकर छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में वहां पर पहुंच गई। बहनें आई तो थी वहां पर भूपेश बघेल के घर में बहुत सेलिब्रेशन के मूड में, और इसमें भी कोई कसर नहीं छोड़ी भाई साहब ने। इस वीडियो में भूपेश बघेल और उनकी धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल के साथ साथ रागिनी नायक, सुप्रिया श्रीनेत और राधिका खेरा संगीत की धुन पर थिरकते दिखाई दे रहे हैं। आखिर क्या बात है, कैसी खुशियां मनाई जा रही हैं? इन तस्वीरों में महिलाओं की टोली मंच पर है और बगल में खड़े हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। खुशी के मौके पर रागिनी नायक सीएम बघेल को साथ झूमने के लिए आमंत्रित कर रही हैं। चलिए आपको बताते हैं आखिर बात क्या है। छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा का एक खास त्योहार है तीजा पोला। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ खेती किसानी में मवेशियों का भी खास योगदान है। भारत में इन मवेशियों की खास पूजा की जाती है। जिस दिन किसान अपनी गाय और बैलों की पूजा करते हैं, उसी दिन तीजा पोला त्योहार मनाया जाता है। पोला के दिन किसान पशुओं को विशेष रूप से सजाते हैं। खास तौर से बैल की पूजा की जाती है। पोला बैल को बोला जाता है। ये त्योहार रायपुर के सीएम आवास में मनाया जा रहा है। ये समझ लीजिए कि सीएम का आवास महिलाओं बहनों के लिए मायका बन गया है। सीएम बघेल ने महिलाओं को तीजा पोला त्योहार मनाने के लिए न्योता दिया, तो बड़े उत्साह के साथ छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में महिलाओं ने हिस्सा लिया। उत्सव के जश्न में सराबोर यहाँ हर चेहरे पर कितनी प्यारी मुस्कान है। इन हंसते मुस्कुराते चेहरों को किसी की नजर न लगे। छत्तीसगढ़ में सीता रसोई के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है? आप सब जानते हैं। 14 साल रागिनी मैडम, अलका मैडम, 14 साल प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वनवास। इस मंच पर बैठी महिलाओं के साथ एक गार्जियन, एक बड़े भाई की तरह मुख्यमंत्री बघेल भी साथ बैठे हैं। छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव भी मंच पर हैं। किसी पर्व को मनाने का उत्साह कितना फील गुड करवाता है, इन चेहरों को देखते ही आप महसूस करने लगेंगे। नाम मिलेगा, हाथ उठाएंगे और जिसे मैं बोलूंगी वही जवाब देगा। इस दौरान एक क्विज कंपटीशन भी हुआ। क्विज में सवाल पूछते ही जवाब देने वालों की आवाजें गूंजने लगीं। जवाब सही या गलत हो, इसमें उतना आनंद नहीं। खुशी तो इस बात की होती है जब हम सवाल के जवाब ढूंढने के लिए पल भर के लिए बच्चे बन जाते हैं। सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अलका लांबा और रागिनी नायक दोनों मोबाइल के टच स्क्रीन पर उंगलियां फिराने लगी, एक दूसरे का चेहरा निहारने लगी। यही है बड़े होते हुए भी बचपन में लौट जाना। उत्सव मनाने का जज्बा बच्चों में हम सियानों से कहीं ज्यादा होता है। यही है फील गुड। खुशियों को मनाने के लिए मन में मुस्कुराहट की बयार बहती रहे। जवाब इधर सामने ले आओ, माइक सामने ले आओ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो तीजा पोला के सेलिब्रेशंस के बाद अब बात गणेश चतुर्थी की, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपने गणपति के कई रूप देखे होंगे, लेकिन एक रूप है जो सबसे निराला, सबसे जुदा है। इसकी डिटेल्स नवजोत से लेते हैं। और मीशा, आपको पता है कि निराला और जुदा क्यों हम बोल रहे हैं? दरअसल ये हैं हमारे बॉर्डर वाले गणपति। जम्मू कश्मीर के पुंछ में विराजते हैं, LOC पर, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर। इधर भक्तों को आशीर्वाद देते हैं और उधर दुश्मन को शांति वाला संदेश भी दे देते हैं। गणपति बप्पा मोरया। पप्पा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे पड़ोसी मुल्कों को सद्बुद्धि दे, हमारे सैनिकों की शहादतें रुकें, क्योंकि एक शहीद की परिवार को कितना दुख झेलना पड़ता है वो मैं अच्छे से जानती हूँ।
बुद्धि के देवता गणपति एलओसी पर विराजने वाले हैं ताकि पड़ोसियों और देश के दुश्मनों की अक्ल सीधी हो सके और सरहदी इलाकों में भी अमन चैन बना रहे। पुंछ में एलओसी पर बप्पा के विराजने का ये सिलसिला 6 साल से चल रहा है। ये सिलसिला ना तो पिछले साल के लॉकडाउन में टूटा और ना इस बार भी थमेगा। पुंछ में बप्पा को एलओसी पर विराजना है। जिस इलाके में बप्पा विराजेंगे वो नियंत्रण रेखा से सटा है, इसलिए गणपति की साज सज्जा भी कुछ उसी अंदाज में की गई है। बप्पा के दोनों तरफ तिरंगा लहरा रहा है और लोग भगवान गणेश के साथ भारत माता के भी जयकारे लगा रहे हैं। देश के दुश्मनों को अंजाम की परवाह हो, इसलिए उन्हें सद्बुद्धि देने वाले संदेशे भी लिखे गए हैं। तो हमारे सैनिक अपने घर परिवार में नहीं जा सकते ये उत्सव मनाने के लिए, तो इसके लिए वो वहाँ पे ये उत्सव मनाते हैं पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ। इससे उनका मनोबल भी बढ़ता है और उन्हें ये एहसास होता है कि पूरा देश उनके साथ है, पूरे देश का प्यार लेकर हम यहाँ से जाते हैं उनके साथ। कुछ इसी भावना के साथ भक्त कह रहे हैं, गणपति बप्पा उठिए और मुंबई से जम्मू कश्मीर के पुंछ की ओर प्रस्थान कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्या बात है, हम तो आज जलेबी से मुंह मीठा कर रहे हैं, लेकिन शिवांगी आपको ना मोदक खिलाना पड़ेगा। मैंने प्रॉमिस किया है आप सबको, गणेश उत्सव की शुरुआत जल्दी होने वाली है तो मोदक भी मिलेगा और बापा का आशीर्वाद भी। लेकिन त्योहार की सीजन के शुरू होते ही जो आनंद है, जो उत्सव हम खूब जोर शोर से मनाते हैं, उसके बीच हमें ये भी ध्यान रखना है कि कोरोना काल भी है और इस सेलिब्रेशन के दौरान आपको अपना और दूसरों का भी ख्याल रखना है। क्यों शगुफ्ता? बिल्कुल सही कहा। गणेश चतुर्थी की मंगल बेला की बात कर रहे हैं, लेकिन विघ्नहर्ता भी हमारी प्रार्थना तभी स्वीकार करेंगे जब हम अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से पालन करें। गणेश उत्सव के दौरान पर्यावरण की सुरक्षा भी हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। तो शुरू कर दीजिए इको फ्रेंडली गणेश उत्सव की तैयारी। कैसे दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले गणपति बप्पा मोरया। बाजार में विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश की कई किस्म की प्रतिमा मौजूद है, जैसे केमिकल से बनी, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी, हॉट मेल्ट ग्लू और प्लास्टिक से बनी। तो इस गणेश चतुर्थी आप गणपति की कैसी मूर्ति लाने जा रहे हैं? कोई भी फैसला करने से पहले हैदराबाद के लोगों की राय जान लीजिए। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के गणपति की ही धूम है। लोग इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा खरीद रहे हैं और दुकानदार भी मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमा ही बेचना चाहते हैं। मिट्टी का गणेश से बहुत बेटर रहता। मिट्टी गणेश से पोल्यूशन नहीं बढ़ता, मिट्टी गणेश से इन्फेक्शन नहीं होता। मिट्टी के गणेश हर कोई घर घर में बैठाए तो सबसे हमारा भारत भी अच्छा रहता, हमारा हैदराबाद भी अच्छा रहता। सबसे अच्छा मिट्टी गणेश है। पूरा कलर गणेश बैठाने से सबसे बेटर मिट्टी गणेश है। 5 फीट से लेके 8 फीट तक गणेश रखे, अच्छा डिज़ाइन का गणेश रखे, मगर पब्लिक आके मट्टी का गणेश चॉइस कर रहे, आगे लेके जा रहे मट्टी का गणेश, लेके जाके वही घर में पूजा करके वहीं उसको पौधा लगा रहे, तो उनको भी बहुत फ़ायदा हो रहा, बहुत खुशी हो रही। और मट्टी के गणेश ही लाओ बोल के बोल रहे, लेके जा रहे कस्टमर, अच्छा सेल हो रहा, हमारा मट्टी का गणेश ही सेल हो। मिट्टी की मूर्ति से प्रदूषण नहीं फैलता, केमिकल्स और रंग ना होने की वजह से इन्फेक्शन का डर नहीं है, लिहाजा ये पूरी तरह सुरक्षित है। यही वजह है कि वो इस बार हैदराबाद के बाजारों में मिट्टी के गणपति छाए हैं। मैं यहाँ पे गणेश लेने आया। ये जो मैं इको फ्रेंडली गणेश हर साल बिठाता हूँ, मेरे घर पे मेरे जितने भी एरिया में सभी लोग इको फ्रेंडली गणेश बिठाते हैं, क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं बढ़ता और सभी लोग ये गणेश उनके घर पे बिठाना, सभी लोग इको फ्रेंडली गणेश सभी लोग बिठाना बोल के ये मेरा ओपिनियन है। यहाँ के कुछ युवाओं ने तो विसर्जन की रस्म के बाद इसी मिट्टी पर पौधे रोपने की परंपरा शुरू की है, ताकि गणपति जब घर पधारें तो खुशहाली का वरदान लाएं और विदा लेते वक्त हरियाली की सौगात देकर जाएं। तो चलिए, मुंह मीठा हमने कर लिया है और मोदक का प्रॉमिस हमें शिवांगी कर चुकी हैं, और जलेबी के साथ नमकीन
के मामले में आम तौर पर अगर बात की जाए तो सिर्फ समोसा ही फिट बैठता है, यानी समोसा जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्यों शगुफ्ता? बिल्कुल सही कहा। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਲੇਬੀ ਤੇ ਸਮੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, लेकिन थोड़ी सी डिटेल और देती हूँ मैं इससे जुड़ी जानकारी। वैसे मैं एक और बात बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर भी, हमारे खासतौर पे हमारे इस नेटवर्क में गुड न्यूज टुडे में भी जब भी कोई सेलिब्रेशन का मौका होता है तो ये तो होगा ही, समोसा जलेबी तो परोसी ही जाएगी। हाँ, और आपको बता दें, चलिए, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलावा साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, अरब और अफ्रीका तक खूब डिमांड है समोसे की। और ये भी कहा, लेकिन एक फैक्ट जो सब मानते हैं कि देश को, दुनिया को समोसा जो दिया है वो इंडिया ने दिया है। आप भी मानेंगे, आई एम श्योर, है ना? बिल्कुल। इतनी और हर मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगी। कैसे? वो इसलिए करूंगी क्योंकि जहां तक मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पता थी, सही है, भारत ने तो खैर दुनिया को आईना हर बार दिखाया और दिखाता ही है, और रास्ता भी भारत ही दिखाता है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान से होते हुए भारत आया था समोसा, और उसको लुकमी कहा जाता था। ये भी एक है जो कि आज की तारीख में शायद आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना एरिया में ज्यादा मिलती है लुकमी। वैसे अच्छा, बहुत सारे किसी लोगों ने ने आज तक ऐसा किया है, सिर्फ समोसे का साइड खा लिया और अच्छा, और एक सवाल निकाल के खाती हूँ। मेरा एक सवाल है, मेरे जैसे कितने हैं कि लोग कहते हैं कि समोसे के भीतर आलू ही अच्छा लगता है, लेकिन अब अलग अलग फीलिंग्स वाले, जैसे पनीर के समोसे हो गए या नूडल्स भी डालते हैं। पता है, मैं अभी कुछ देर पहले यही सोच रही थी कि कितनी कोशिशें कर ली हैं अलग अलग तरीके से इसको अंदर स्टफिंग इसकी चेंज करने की, मगर ओरिजिनल होता है। आलू के साथ जो इसकी शादी हुई है ना, आलू के बिना। देखिए गाने भी बने हुए हैं, जब तक रहेगा समोसे में आलू टाइप्स, सो तेरी रहूंगी। दिस इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। और मुगल काल में भी इसका जिक्र किया गया है, अकबरी आईने का, जैसे आपने जिक्र कर दिया। और आपको पता है कि इसके अलग अलग नाम हैं, मुझे ये आज ही पता चला। इसको कुछ जगहों पर आपको बता दें कि सोमसा कहते हैं, कुछ इलाकों में इसको संबोसक कहा जाता है, संबूसा भी कहते हैं, और भारत के कई हिस्सों में इसे सिंघाड़ा, मुंबई में हम सिंघाड़ा किसी और चीज को कहते हैं, इवन बिहार में भी इसको सिंघाड़ा ही कहा जाता है। ये मेरे लिए कुछ नया था कि इसको सिंघाड़ा कहते हैं। वैसे मैं आपको वहां जाके हम कहेंगे कि समोसा दे दो तो वो समझ नहीं पाएंगे। नहीं, आप सिंघाड़ा कहेंगे तो आपको दो देंगे। वैसे देखिए, समोसा एक ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में आप किसी भी कंट्री में चले जाइए, नाम अलग हो सकता है लेकिन आपको समोसा जरूर मिलेगा हर जगह पर। और इस बीच हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, स्नैक्स की बात कर लिए, भूख मिट गई ना, खा लिया ना समोसा, आगे चले। चलिए, स्नैक्स की बात कर लिए तो आगे आपको दिखाते हैं सियासी गलियारों की एक दिलचस्प तस्वीर, जहां आपको एक नहीं बल्कि दो केंद्रीय मंत्री बिल्कुल ही आम अंदाज में दिखाई देंगे। ये दोनों मंत्री हैं स्मृति ईरानी और मुख्तार अब्बास नकवी। और ये जो गुफ्तगू है ये भी देखिए टेबल पर ही चल रही है, खाने की, चाय की, कोई भी टेबल आप मान लीजिए, लेकिन इन दोनों मंत्रियों ने सोमवार को साउथ इंडियन फूड का जायका लिया। फेमस रेस्टोरेंट मैसूर कैफे में पहुंचे, जहां पर डोसे की वैरायटी और चटनी बहुत ही फेमस है। हम उम्मीद करेंगे कि किसी दिन हम भी अपनी चाय पर चर्चा में वहां से ही कुछ मंगवाएं, लेकिन ये तस्वीर बहुत ही दिलचस्प है। दोनों मंत्रियों को यहाँ पर डोसा और कॉफी की चुस्कियां लेते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर यूजर्स इसे डोसे पर चर्चा बता रहे। क्या बात है। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये तस्वीर मुंबई की है। और खाने पीने के साथ साथ अब थोड़ा घूमने फिरने की बात भी कर ले। बिल्कुल। वैसे तो हर शहर की अपनी खासियत होती है, सबकी अपनी अलग पहचान है, पर शहरों में शहर है जोधपुर, उसकी बात बिल्कुल निराली है। देखिए, जोधपुर की बात की है तो मैं आपको बताऊं, मैं एक बार जोधपुर गई थी, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन मैंने वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ खाया था, क्योंकि वहाँ इतनी वैरायटी खाने की है। अब अतिथि कहेगी मैं तो घुमाने लेके गई थी, लेकिन घूमने के साथ खाना हो जाए तो मजा ही आ जाता है। पंजाबी जिथे भी जानते थे खांदे ही है ना। बिल्कुल। तो चलिए आपको बता दें कि जोधपुर की दीवारों पर राजस्थान का इतिहास समेटे पूरा शहर इतनी खूबसूरती से अब निखर कर आ रहा है कि अब मैं बताऊंगी नहीं, बस आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर एक बार फिर रंगों में डूबने लगा है। ये रंग नीला है। लेकिन इस नीले रंग पर राजस्थान की परंपरा है।
संस्कृति और वहाँ के लोक जीवन के रंग चढ़ने लगे हैं। ये जोधपुर की शान मेहरानगढ़ फोर्ट की दीवार है। ये रास्ता पचेटिया हिल्स पर बने पंचमुखी बालाजी तक पहुंचाता है। इसके किनारे बनी दीवारों का रंग पहले सिर्फ नीला हुआ करता था, लेकिन अब इन पर राजस्थान का जीवन नजर आता है, जो शहर की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है। कहीं धान पीसती महिलाओं की तस्वीर, तो कहीं लाल पगड़ी और घनी मूंछों वाली ठेठ राजस्थानी शान नजर आती है। ये विदेशी पर्यटनों के लिए, उनको लुभाने के लिए, वो देखे हमारे राजस्थान का पुराना कल्चर किस तरह का था और किस तरह से लोग उस जमाने में ऐसे थे, जैसे साफा पहने हुए, ढोला मारू, बनी ठनी, ऐसी कई चित्रकारी हमने दी है। सारी दीवारों पे ब्लू सिटी अनुरूप हमने बहुत ही खूबसूरत काम यहाँ उखेरा है। टूरिज्म के नक्शे पर जोधपुर कोई आज नहीं आया। इसका इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। कहते हैं जोधपुर का नाम पहले मारवाड़ हुआ करता था। 1459 में राठौड़ समाज के मुखिया राव जोधा ने इसे जोधपुर नाम दिया। चारों तरफ फैले रेगिस्तान के बीच बसे इस शहर के लोग गर्मी से बचने के लिए अपने घर नीले रंग में रंगते हैं, इसलिए इस शहर को ब्लू सिटी कहा जाने लगा। लेकिन ब्लू सिटी की दीवारों पर जब परंपरा वाले रंग खिले तो शहर की शोहरत बढ़ गई। फोटोज क्लिक कराई, फोटोज डाली इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, तो लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि ये कौन सी जगह है, कहाँ है। ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों बाद ये सब चीज़ें हुई हैं ना, तो लोगों के फ़ोन्स आ रहे हैं और हम उनको लेके जा रहे हैं। मारवाड़ी और राजपूती शैली की इन तस्वीरों में लोक जीवन, लोक कला और पर्यावरण तीनों के लिए प्रेम नजर आता है, जो अब एक बार फिर सैलानियों को अपनी तरफ खींचने लगा है। ऐसे में लॉकडाउन से टूरिज्म को हुए नुकसान की भरपाई भी मुश्किल नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे भारत में जोधपुर मेरी फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। वहाँ घूमना, वहाँ खास तौर पर शॉपिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और फिर मैं कहूँगी कि वो जो मैं बार बार कह रही हूँ कि मिर्च के पकौड़े, वो वहाँ पे भी बहुत शानदार मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं। पैरालंपिक्स में देश की चांदी कराने वाले सुहास एलवाई स्वदेश लौटे तो लगा स्वागत के लिए पूरा शहर उमड़ पड़ा हो। दिल्ली से लेकर नोएडा तक उनके सम्मान का जो नजारा दिखा, हाय हाय शगुफ्ता, क्या कहना, मजा ही आ गया। मैंने तो एब्सोल्युटली, पहले इंजीनियरिंग, उसके बाद आईएएस बनकर देश सेवा और फिर बैडमिंटन के जरिए देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले सुहास के लिए ये सब कुछ करना आसान बिल्कुल नहीं था। सुहास के संघर्ष की कहानी देश के लाखों युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन रही है। देखिए। फूलों की बारिश, जीत का जयकारा, चेहरे पर कामयाबी की मुस्कान। ये तस्वीरें गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई के भव्य स्वागत की है। जी, बड़े साहब ने काम ही कुछ ऐसा किया है। सुहास एलवाई ने देश को टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जो दिलाया है, तो स्वागत तो बनता है। चमचमाते सिल्वर मेडल के साथ डीएम सुहास एलवाई जब स्वदेश लौटे तो नजारा कुछ ऐसा था। पूरा नोएडा मानो सुहास के स्वागत में पलक पावड़े बिछाए उमड़ पड़ा। दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से नोएडा तक जश्न और स्वागत के एक से बढ़कर एक तस्वीरें थीं। नजारा ऐसा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। खुद सुहास एलवाई इस अभूतपूर्व आदर, अभिनंदन और स्वागत से गदगद नजर आए। बहुत ज़्यादा खुशी है, मेरे पास शब्द नहीं है वर्णन करने के लिए। जो प्यार
जनता ने दिखाई है, देशवासियों ने दिखाया है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और इससे ज़्यादा किसी इंसान के लिए या किसी खिलाड़ी के लिए कुछ मिल नहीं सकता है। जो प्यार मिला है मेरे पास सही में शब्द नहीं है। देश को मेडल वाली मुस्कान दिलाने वाले सुहास के लिए ये सब कुछ कर पाना इतना आसान नहीं था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से आईएएस अधिकारी और फिर पैरा शटलर तक सुहास ने अपनी जिंदगी के इस शानदार सफर में कभी मुश्किलों को आड़े नहीं आने दिया। दाएं पैर में दिक्कत होने के बावजूद जब सुहास बैडमिंटन कोर्ट में उतरते हैं तो बड़े बड़े खिलाड़ियों के पसीने छूट जाते हैं। टोक्यो पैरालंपिक में भी उन्होंने ये साबित किया। उनकी कामयाबी से परिवार के लोग भी गदगद हैं। अब जरा सुहास के सफर पर भी नजर डाल लेते हैं। सुहास को उनके माता पिता डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन सुहास ने इंजीनियरिंग को चुना। इंजीनियरिंग के बाद भी सुहास को जीवन में किसी चीज की कमी खल रही थी। साल 2005 में पिता की मृत्यु के बाद सुहास टूट गए। पिता की कमी खलती रही। उनका जाना सुहास के लिए बड़ा झटका था। इसी बीच सुहास ने ठान लिया कि अब सिविल सर्विसेज से जुड़ेंगे। उन्होंने तैयारी शुरू की। साल 2007 में वो आईएएस अधिकारी बन गए। देखिए, मुश्किल ज़रूर है, बट बहुत सारी चीज़ ज़िंदगी में मुश्किल होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कर नहीं सकते हैं। तो जब काम की वक्त होती है कि दिन में, शाम में, देर रात तक प्रशासन का काम करते थे और उसके बाद जनरली देर रात के बाद तो फ्री हो ही जाते हैं कि 10 साढ़े 10 बजे के बाद। कि जब कोई चीज़ अच्छे से शौक से करते हैं ना, तो उसके बाद कोई जाके फिल्म देखता है, कोई अपना व्हाट्सएप करता है, कोई यूट्यूब देखते हैं। तो मैं जाके बैडमिंटन खेलता था, बाकी सब चीज़ें नहीं करता था। स्कूल, इंजीनियरिंग, कॉलेज से लेकर डीएम बनने तक खेल हमेशा ही सुहास के जीवन का हिस्सा रहा। आईएएस एकेडमी में भी वो बैडमिंटन चैंपियन रहे। उनके दफ्तर के लोग भी सुहास के मजबूत इरादों का लोहा मानते हैं। आईएएस एकेडमी में सुहास साई कोच MM पांडे से मिले, जिन्होंने उन्हें कड़ी ट्रेनिंग दिलाई। हालांकि तब भी सुहास के मन में इसमें करियर बनाने की इच्छा नहीं थी। एक आईएएस अफसर के तौर पर पोस्टिंग आजमगढ़ जिले में हुई, जहां एक बैडमिंटन टूर्नामेंट के दौरान उन्हें बुलाया गया। इस उद्घाटन कार्यक्रम में सुहास ने शटल उठाई और राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को हरा दिया। सुहास को खेलते हुए उस दिन देश की पैरा बैडमिंटन टीम के वर्तमान कोच गौरव खन्ना ने देखा और इसे पेशेवर के तौर पर अपनाने की सलाह दी। उसी साल उन्होंने बीजिंग में एशियन चैंपियनशिप में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले गैर रैंक वाले खिलाड़ी बन गए। सुहास को काम के बाद रात में जो टाइम मिलता उसमें वो बैडमिंटन की प्रैक्टिस करते। वो हर रोज करीब 3 से 4 घंटे कोर्ट पर बिताते। नौकरशाही के प्रोटोकॉल, सरकारी फाइलों की बोझ और जिले की जिम्मेदारी के बीच एक आईएएस अफसर की एक कामयाबी ऐतिहासिक है। सुहास का कहना है कि उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी प्रशासनिक सेवा ही है। आज सिल्वर मेडल के साथ कलेक्टर साहब सबके सामने हैं और उनकी ये कहानी देश के तमाम युवाओं को प्रेरणा देती है। तेजश्री के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अपनी चाय को बचाकर रखिए, क्योंकि हमारे मेन्यू में अभी बहुत कुछ बाकी है। देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।